नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में जो कि हमारी एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से रिलेटेड टॉपिक पर होने वाली है। मैं आपको बता दूं, एक मैंने आपको वैकेंसी के बारे में क्लियर करा था, एक नोटिफिकेशन आ चुका था जो हमने बताया था, आपको क्लियर करा था, जो कि एसएससी की तरफ से आया था। पूरे इंडिया के अंदर जो है आपका जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, इन तीनों के पोस्ट पर जॉब निकाली गई है और इसके फॉर्म की डेट रखी गई है 12 सितंबर, लास्ट डेट, यानी कि 12 सितंबर 2023 तक आप इसके लिए फॉर्म भर सकेंगे। तो उसी से रिलेटेड मैं बात करने वाला हूँ कि इसका फॉर्म कैसे भरा जाने वाला है। रही बात आपकी जॉब के बारे में कि इस जॉब में काम क्या होगा, सैलरी क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या है और बेनिफिट क्या क्या है, एज रिलैक्सेशन क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, एक एक चीज़ जो थी जॉब से रिलेटेड वो आपकी कवर हो चुकी है। आप उसको जाके पहले देखें, उसके बाद ही आप अपना जो है इसको फॉर्म को भरें। हम डायरेक्ट अब फॉर्म भरने की तरफ चलेंगे। तो आपको बता दूं, एसएससी के वेबसाइट आपको जैसा दिख रहा है, ये एसएससी के वेबसाइट है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा सारे। और इसके बाद सबसे पहले आप जाएंगे, इसके बाद ओटीआर पे। ओटीआर होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो कि एसएससी के वेबसाइट पे होता है। तो सबसे पहले आपको वो करना पड़ेगा एसएससी के वेबसाइट पे, मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आप एसएससी के वेबसाइट पे जैसे ही आएंगे, यहाँ पर जैसे मैंने अभी अपना लॉगिन करा हुआ है, क्योंकि मैं एक ओटीआर करके बैठा हूँ, मतलब मैंने ओटीआर कर रखा है। अब मैं यहाँ पे लॉगिन करके जो है अपने लॉगिन आईडी पर हूँ। अब आपको क्या करना है, सेम इसी तरीके से आप भी तभी यहाँ पर आएंगे जब तक उससे पहले आपको ओटीआर करना होगा। ओटीआर का पूरा प्रोसेस जो है मैंने डिस्कस कर रखा है, वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद ओटीआर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ओटीआर होता है एक समय पर रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है एसएससी के वेबसाइट पर, और फिर जो भी जॉब के फॉर्म आते हैं उसके लिए अलग अलग बार जो है, जब भी फॉर्म आएंगे जिस भी जॉब के, आप उसके लिए एलिजिबिलिटी चेक करके उसका फॉर्म भरेंगे। ये रूल है एसएससी का। तो उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया एसएससी क्या है और वो सब क्या क्या होता है, यहाँ पे कौन कौन सी जॉब होती है। ये मैं पहले बता दूं, गवर्नमेंट जॉब होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होती है और अलग अलग डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं। और मैं इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि कैसा प्रोसेस होता है, क्या क्या काम करवाता है एसएससी, और वो सब मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया है। यहाँ मैं फॉर्म भरवा रहा हूँ आपका स्टीनो, जो आपका ट्रांसलेटर का है, हिंदी ट्रांसलेटर का है, जो कि आपका जूनियर और सीनियर दोनों के 3 लेवल का रहेगा, इन तीनों के लिए रहेगा। या तो उसके लिए हम चल रहे हैं डायरेक्ट फॉर्म भरने की तरफ। ओटीआर करने के बाद हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन मैंने यहाँ पे कर रखा है। अब मैं डायरेक्ट लॉगिन के बाद लॉगिन पेज पे जाऊँगा। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को लॉगिन करने के बाद इस अप्लाई पे क्लिक करना होगा। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद मुझे दिखेगा कि कौन कौन से ऐसे नोटिफिकेशन है जो नए आए हुए हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि JHT, जो मैंने आपको बोला उसका शॉर्ट फॉर्म है, उसका नोटिफिकेशन नया आया है। नोटिफिकेशन आप चाहे तो देख सकते हैं, नहीं तो मैं डायरेक्ट फॉर्म की तरफ जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे नाम पहले से ही ओटीआर वाली डिटेल से आ जाएगा, नाम, फादर नेम, ये सब पहले की डिटेल से आएगा। हमें यहाँ पे जो जो चीज़ें डालनी होंगी वो मैं आपके सामने डाल रहा हूँ, ये आपकी अप्लाई करते समय डलेंगी। जैसे आप पहले सेंटर चूज करेंगे, सेंटर मतलब कि आपको एग्जाम कहाँ देना होगा, इसका एक एग्जाम होगा ट्रांसलेटर के लिए। अब मैं सेकंड सेंटर चूज कर लेता हूँ। और थर्ड, 3 सेंटर आपको चूज करने हैं। इसमें से आपको कहीं पे भी एग्जाम देने भेज दिया जाएगा, जहां भी आप इसमें से सिलेक्ट करते हैं। मैंने पहले रखा है दिल्ली, अजमेर, बीकानेर। अब उसके बाद आता है कि वेदर यू आर एक्स सर्विसमैन, आप एक्स सर्विसमैन है या नहीं, आर्म फोर्सेस में काम कर चुके हैं या नहीं, वो आपको बताना है। मैंने नहीं करा तो नो कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको फिजिकल लिमिटेशन है या नहीं कि एग्जाम लिखने के लिए, कि आप नहीं लिख सकते हैं किसी फिजिकल कारण के से, और आप चाहते हैं कोई दूसरा लिखे आपका एग्जाम, तो उसमें आपको बताना है। तो मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। वेदर स्क्राइब इज रिक्वायर्ड, तो मेरे को स्क्राइब की जरूरत नहीं है, मतलब मेरे को किसी और से एग्जाम नहीं करवाना, ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, तो मैं एज रिलैक्सेशन नहीं ले रहा हूँ, तो मेरे को एज रिलैक्सेशन लेना नहीं है। एज मैंने आपको एज की लिमिट बताई थी, आप चेक करेंगे नोटिफिकेशन में। अब आती है कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, यहाँ पे मैंने आपको बता दूँ, यहाँ पे सारी मास्टर डिग्री वाले ही अप्लाई करेंगे। जो मिनिमम थी वो मास्टर डिग्री थी आपकी एलिजिबिलिटी में, आप चेक करेंगे और भी एलिजिबिलिटी थी वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, MBA मैंने बता दिया है। अब मेरे को यहाँ पे बताना है अपना ग्रेजुएशन का, और साथ में आप देखिए यहाँ पे बैचलर वालों को क्लियर करता हूँ मैं एक बात। जैसे मैंने यहाँ पे BBA सिलेक्ट करा है,
तो मैं ग्रेजुएशन की डिटेल डालूंगा और पोस्ट ग्रेजुएशन की तो नहीं डाल सकता, क्योंकि मैं अभी बीबीए का डाल रहा हूँ कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बैचलर में बीबीए है। तो इस तरीके से मैं आपको बता दूं, इसकी जो आपकी क्वालिफिकेशन में नोटिफिकेशन में दिया हुआ था, उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको बताना है कि आपकी कौन सी क्वालिफिकेशन है। अगर आप उसमें उस क्वालिफिकेशन में नहीं आते तो आप इसको फिर आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब जैसे ग्रेजुएशन का पूछा है, तो ग्रेजुएशन का मैं यहाँ बताऊंगा कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी से की गई। मैंने बताया जीजीएस आईपीयू से करी। यहाँ पे बीबीए का ऑप्शन देखिए, बीबीए आ गया है। रोल नंबर पूछा जा रहा है तो मैं रोल नंबर बता दूंगा, जो भी रोल नंबर था मेरा। उसके सब्जेक्ट्स बताने मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे जो मैंने यहाँ पे करे। मैंने इस तरीके से बताया, देखिए आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बताया अकाउंट, हिंदी, इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज और मैथमेटिक्स यानी मैथ लिखा है मैंने यहाँ पे। तो ये मेरे 5 सब्जेक्ट रहे थे। आपके जो भी हो आप यहाँ पे लिखेंगे। पासिंग ईयर पूछा जाएगा तो यहाँ पे आपको पासिंग ईयर लिखना है। मैंने पासिंग ईयर लिख दिया है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन पूछा है, हिंदी में था या इंग्लिश में, तो मैंने लिखा है इंग्लिश। परसेंटेज कितनी आई वो पूछी जा रही है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब परसेंटेज के बाद अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आप अपियरिंग है या पास है। मैंने जैसे अपियरिंग करा है तो आपको बाकी सब नहीं पूछा जाएगा, मतलब आपके परसेंटेज नहीं पूछे जाएंगे। आप जो पास हैं वो अपना सारा डाल देंगे। मैं पास दूँ तो मैं पास के हिसाब से डाल दूंगा कि डीयू से जो है एमबीए का कोर्स करा, डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी होता है, पूरा भी डाल सकते हैं। यहाँ पर रोल नंबर जो भी रहा हो वो डाल देंगे, सब्जेक्ट डाल देंगे कौन कौन से रहे। तो इस तरीके से मैंने इंग्लिश, हिंदी, मैथ और अकाउंट्स और मैनेजमेंट डाल दिया है। अब इस तरीके से आप भी डाल देंगे। ईयर ऑफ पासिंग पूछा है तो मैं वो यहाँ डाल दूंगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन बता दूंगा कि जो एग्ज़ाम दिया था वो मीडियम कौन से मीडियम में दिए थे वो बताना है। फिर यहाँ पे आपको परसेंटेज बतानी है आपकी कितनी आई है मास्टर्स के अंदर। फिर बोला है कि ट्रांसलेशन कोर्स आपने कराया या नहीं करा, जो कि हिंदी से इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी दोनों में आपने करा है। और वो कोर्स आप उस कोर्स में आप पास हैं या फिर अभी आप उस कोर्स को कर रहे हैं, अपियरिंग में हैं, ये आपको बता देना। तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे पास हूँ और मैंने बता दिया कि भाई वो ड्यू से करा मैंने। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स कितनी रही, तो 24 महीने का रहा, मैंने ये बता दिया। 12 महीने का रहा है। और रोल नंबर पूछा गया है, वहाँ पे रोल नंबर क्या रहा था उस यूनिवर्सिटी में ये कोर्स करते समय। ईयर ऑफ पासिंग पूछा जा रहा है, ये बता दिया मैंने। और परसेंटेज वहाँ पे पूछी है तो मैंने परसेंटेज भी बता दी। अब एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क, आप आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रांसलेशन वर्क का एक्सपीरियंस है या नहीं, तो आप जैसे नो करेंगे तो आपको सिर्फ ये बताना है वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। देखिए एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नो कर देंगे, है तो यस कर देंगे। अगर आप यस करते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कब से कब तक का, किस ऑफिस के अंदर आपका, किस मिनिस्ट्री, किस ऑफिस के अंदर, किस डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री में आपका एक्सपीरियंस रहा। और वो जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का था, स्टेट गवर्नमेंट का था, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग था। मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्चुअल में पूरा नहीं था, लेकिन वो अंडरटेकिंग था, मतलब कि वो मतलब कि उसके द्वारा कराया गया था। नेचर ऑफ वर्क बता रहा है, ये सब बताना है। तो मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस नहीं है मेरे को, ये मैंने बता दिया। डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल, आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल रहे जॉब एसेसिंग, जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी आए डॉप्ट की तरफ से, डॉप की तरफ से, वो आपको बता दी जाए। ये आप चाहते हैं, नहीं चाहते, तो मैं यहाँ पे अभी नो कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ नो कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फोटो साइन अपलोड करना पड़ेगा। फोटो साइन का मैं आपको एक बार दिखा दूँ कि साइज 20 से 50 के बी रखा है फोटो का, और साइन का रखा है 10 से 20 के बी। जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट रहना चाहिए। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे जाएंगे फोटोज में।
देखिए डोनाल्ड ट्रंप की फोटो अपलोड हो गई है यहाँ पे। सेम अब इस तरीके से सिग्नेचर भी अपलोड कर दूंगा मैं। एक फोटो अपलोड करनी थी तो मैंने यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की अपलोड कर दी है। आप कर सकते हैं, अपनी करनी होगी आपको, साइन भी अपने अपलोड करने हैं। अब पूछा गया कि फोटोग्राफ जो है वो ली गई है 23 मई 2023 के बाद या नहीं। आपको यस ही करना पड़ेगा, नो करेंगे तो आपकी ये फोटो एक्सेप्ट नहीं होगी। ये आपको दिखा देता हूँ मैं, नो करते ही देखिए आपको लिखा भी आ रहा है कि वो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो, तो मैं यस कर दूंगा। डिक्लेरेशन में मेरे को ये बताना है कि जो मैंने सारी डिटेल दी वो करेक्ट है, और मैं इसको चाहूँगा कि वो चेंज नहीं होंगी, बाद में मैं नहीं कर सकता। और ये मेरी नॉलेज के हिसाब से अच्छी जानकारी है और सही जानकारी है, और यही सब आप बोल रहे हैं। अगर ये गलत निकलती है किसी स्टेज पर तो मेरी जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल करी जाए, मेरे को जॉब ना दी जाए, ये आप बता देंगे। आई डिक्लेयर, आप डिक्लेयर करेंगे जो फोटोग्राफ आपने करी है वो 3 महीने से पुरानी नहीं है, और आई एग्री कि वो मेरा आधार डाटा यूज़ कर सके वेरिफिकेशन के लिए, आप इसमें आई एग्री कर देंगे। आधार क्यों पूछा गया यहाँ पे, क्योंकि मैंने आधार दिया था आईडी प्रूफ पे, या फिर आधार ही एक आईडी प्रूफ ऐसा होता है जिससे वो डिटेल पता लगा सकते हैं आपकी। एसएससी के लिए बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख दूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ से प्रीव्यू पे क्लिक कर दूंगा। अब मेरे को प्रीव्यू में सारा देखने को मिल जाएगा, आपको सब चेक करना है। यहाँ पे एडिट मॉडिफिकेशन में कुछ करेक्शन हो आप कर सकते हैं, नहीं तो सबमिट के लिए मैं आगे बढ़ूंगा। और अब यहाँ से बोला गया है कि यू कैन नॉट एडिट आफ्टर फाइनल सबमिशन। आपको फाइनल सबमिट होने के बाद कुछ चेंज नहीं होता है, तो आपको एक एक चीज़ चेक करके जो है यहाँ पे करनी है, ये आपको बोला जा रहा है। जो मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ, ये जो बॉक्स में लिखा आ रहा है, इससे आपको जो है मैं ये चीज़ बता पा रहा हूँ। अगर आपने ओके क्लिक कर दिया है वो सबमिट करने के लिए, तो आप चेंज नहीं कर सकते, जैसा मैंने अभी ओके कर भी दिया है। अब देखिए हमारे को लिखा आ चुका था कि हमने सबमिट कर दी थी अपनी डिटेल्स। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें पेमेंट के लिए आगे बढ़ना है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने ओटीआर में जनरल कैटेगरी के तौर पे डाला हुआ है, तो मेरे को यहाँ पे 100 रुपीज़ पेमेंट करने पड़ेंगे। अगर मैं SC ST कैटेगरी से होता तो मेरे को यहाँ पे फॉर्म की फ़ीस पेमेंट नहीं करनी पड़ती। तो ऑनलाइन पेमेंट ही होगी, सिर्फ 100 रुपये की पेमेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। और अभी यहाँ पे मैं डायरेक्ट SBI ऑनलाइन पे जो है, SBI ऑनलाइन मर्चेंट की तरफ जो है उसके साइट पे आ चुका हूँ, जो एक प्लेटफॉर्म है, जो कि एक इंटरफेस दिया गया है आपके पेमेंट के लिए। तो यहाँ पे मैं आया तो यहाँ पे दिख रहा है कि SBI नेट बैंकिंग और अदर बैंक की नेट बैंकिंग से आप पेमेंट करेंगे तो बैंक का चार्ज नहीं लगेगा। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो सोच रहा है कि भाई बैंक के चार्ज से बचना है, बैंक का चार्ज ना लगे, GST तो आपका GST और ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ बैंक का चार्ज लिया जाएगा, 100 रुपीज़ फॉर्म का फीस रहेगा। और ये बात आपको बता दूं, यहाँ पे आप स्टेट बैंक के डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, और दूसरे किसी बैंक जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक हो गया, और सेंट्रल बैंक हो गया, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कर्नाटका बैंक हो गया, HDFC बैंक हो, या कोई सा भी बैंक हो, तो अदर बैंक में आ जाएगा, तो उसके डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो 1 रुपये 77 पैसे लगेंगे पेमेंट के लिए। तो ये मैंने आपको बता दिया। UPI बेस्ट ऑप्शन रहता है, ज़्यादा लोग यही प्रेफर करते हैं, तो मैं यहाँ पे UPI की तरफ बढ़ चलूँगा। और मैं यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे 100 रुपये जो पेमेंट करने हैं, मैं इसको QR कोड स्कैन करके कर देता हूँ। अब इस QR कोड को मैं स्कैन करूंगा, अपने फ़ोन से स्कैन कर लूँगा, या किसी भी चीज़ से जिससे स्कैन हो सके QR कोड, और मैं उसके बाद पेमेंट कर दूंगा। पेमेंट के लिए समय मिलता है, आपको समय के अंदर पेमेंट करनी होती है। जैसा यहाँ पे एक समय है, इसके अंदर अगर आप समय नहीं करते तो हो सकता है कुछ समय बाद आपको करनी पड़े, क्योंकि यहाँ पे जो है समय के बाद आपको फिर दोबारा ट्रांजेक्शन करने के लिए थोड़ा रुकना पड़ता है। अब इस तरीके से मैं कर दूंगा पेमेंट, और पेमेंट के बाद अब मैं अपने फॉर्म का प्रिंट ले लूँगा। ये पूरा प्रोसेस होगा। अब मैं यहाँ पे अभी तो फिलहाल कैंसिल कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इसको ओके कर दूंगा। और मेरा अभी देखिए यहाँ पे फेलियर हो गया, कैंसिल हो चुका है। आपको कर लेना है लेकिन, और इस तरीके से रहेगा। और एक चीज़ और आपको बताऊँ, जैसे मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे अप्लाई पे जो दिख रहा था नोटिफिकेशन, जिसको मैं फॉर्म जिस चीज़ का भर रहा था, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, तो ये तो हमने कैंसिल कर दिया है। और यहीं पे मैं आपको बताऊं, इसमें प्रिंट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। अगर आप मान लीजिए फॉर्म भरने के बाद, पेमेंट के बाद प्रिंट नहीं ले पाते, तो नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में जाकर वहाँ से प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ से भी जाकर आप प्रिंट ले सकते हैं इसका। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस है, जो आपकी जूनियर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए, जॉब के लिए फॉर्म भरने का प्रोसेस। और यही पूरा प्रोसेस आप फॉलो करेंगे और फॉर्म सबमिट हो जाएगा। वैकेंसी की बात करूं कि भाई कोई पूछ रहा है कि वैकेंसी कितनी है, तो ये 300+ वैकेंसी है। 300 से ज़्यादा लोगों को जॉब मिलने वाली है पूरे इंडिया के अंदर।
अब मिलेंगे आपसे नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।